इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है आपने पहले वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे को चाहिए होती है, यूटिलाइज करते हैं हम ऑक्सीजन को बाय द ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम इनडायरेक्टली ब्रेक कर सके सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सबको, ताकि उनमें से हम एनर्जी को डिराइव कर सके, ऑब्टेन कर सके, जो कि हमारे को ज़रूरी है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, इसको रिलीज करवाना होता है ड्यूरिंग दिस अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट कि जो ऑक्सीजन है उसको कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को चाहिए होती है और CO2 को कंटिन्यूसली बाहर निकालना होता है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से लेना और CO2 को हमें बाहर निकालना, जो कि CO2 हमारी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और O2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं और कॉमनली इसको रेस्पिरेशन से भी जानते हैं। वैसे अगर हम टेक्निकल मतलब देखें साइंटिफिक, तो ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज करके उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, ताकि हम ब्रेक डाउन कर सके सिंपल मॉलिक्यूल्स का टू डिराइव द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ये रेस्पिरेशन है पूरा, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग होता है। अगर उसके बाद NCERT कहती है अगर हम अपने हैंड्स को हमारे चेस्ट पे रखें तो हमें फील होता है कि हमारी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव करती है व्हेन वी ब्रीद। जो हमारे ऑर्गन्स हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, ये सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर विच इज़ योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। नीट के अकॉर्डिंग सारी NCERT को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में विल बी डूइंग दिस चैप्टर एंड सिमिलरली आई विल बी मेकिंग दिस सेपरेट वीडियोस फॉर ईच चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो वाला पार्ट है ना, यूनिट की इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, देखो, रिडक्शनिस्ट अप्रोच उसे कहा गया है जो हम सेल यूनिट में पढ़ चुके हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच वो अप्रोच है जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इसी अप्रोच को हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से हमारा फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स का यूज़ जो है वो बढ़ चुका है, और अब जो हमारी स्टडीज़ हैं जैसे कि सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल्स और सेल फ्री सिस्टम्स को पढ़ना, इन सब के अंदर ये अप्रोच को यूज़ किया गया है। इससे रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी जो होती है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स का यूज़ करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, पर लिमिटेशन बेसिकली क्या है कि हम अगर प्योर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच लेते हैं, यानी बायो की जो प्योर अप्रोच है उसे फॉलो करें, या फिर रिडक्शनिस्ट अप्रोच, वो दोनों की दोनों प्योर जो है काफ़ी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कम्प्लीटली। अगर मुझे सिस्टम्स बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो लिविंग फिनोमिना जो है वो एमर्जेंट प्रॉपर्टीज से, बेसिकली एमर्जेंट से बना है ना, अराइज हुआ है ड्यू टू द इंटरेक्शंस अमंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम के बीच में जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बीच की इंटरेक्शंस से ये सिस्टम जो है बना है। रेगुलेटरी नेटवर्क्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एट मल्टीपल लेवल्स, यानी कि कई सारे लेवल्स पे हमें एक रेगुलेटरी नेटवर्क देखने को मिलता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, सेल्स के बीच में हो, सुपर मॉलिक्यूलर असेंबलीज के बीच में हो, टिश्यूज़ में हो, ऑर्गेनिजम्स में हो, पॉपुलेशन में हो, कम्युनिटीज़ में हो, हर एक लेवल जो है हमें एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करवाता है। इस यूनिट में हम ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं इन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स, दोनों तरीके से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड फाइनल फोकस होगा हमारा किस तरीके से सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, रेगुलेटेड है एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर। इस यूनिट में जिन साइंटिस्ट का नाम दिया है उनका नाम है अल्फोंसो कोर्टी, जो कि एक इटालियन एनाटमिस्ट थे, जो कि 1822 में पैदा हुए थे। 1888 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे बात करते हैं।
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें क्या लिखा है, ब्रीदिंग के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं और वो वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के लिए। डिपेंड करता है उनका हैबिटेट क्या है, कहाँ पे रहते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, सेल बेसिकली ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्या लेवल है, राइट। लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में जो लोअर होते हैं यानी नीचे वाले लेवल पे हैं, लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये सब तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्या करके, सिंपल डिफ्यूजन करके ही वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ओवर देयर एंटायर बॉडी सर्फेस के ऊपर डिफ्यूजन होता है। अर्थवर्म्स की बात करूं तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज़ करते हैं और इंसेक्ट्स के पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जिसे हम ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं, ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिनको वो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ एयर को एक्सचेंज करने के लिए। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि जिसे हम गिल्स कहते हैं, और इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स यूज करते हैं। वेयर एज जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिनको हम लंग्स कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ उसे यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट। वर्टिब्रेट्स में बात करूँ, ये इनवर्टिब्रेट्स थे। अब वर्टिब्रेट्स में बात करूँ तो फिशेज यूजली गिल्स यूज करते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स यूजली, राइट। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स, वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रिस्पायर कर लेते हैं, जिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने, सिंपल डिफ्यूजन कौन यूज करता है थ्रू देयर एंटायर बॉडी, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज कौन करता है, अर्थवर्म करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट। और साथ में कौन करता है, फ्रॉग करता है। इसी को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ट्रेकियल ट्यूब्स की बात करें तो इंसेक्ट्स करते हैं लाइक कॉकरोच, है ना। देन गिल्स की बात करें जो कि ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहलाती है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, फिश में देखने को मिलता है। लंग्स वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन करवाते हैं, टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलता है। साथ में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में हमें देखने को मिलता है। के बाद हमने करना है द टॉपिक विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास एक पेयर है ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो कि ओपन करती है बाहर की तरफ अबव दी अपर लिप्स, और ये लीड करती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लीड करती हैं टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जो नेजल चैम्बर है वो आगे ओपन करती है फेरिंग्स, जहाँ पर आपका फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स है वो आगे ओपन करता है लेरिंग्स रीजन में और फिर इनटू द ट्रैकिया, यानी फेरिंग्स से लेरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। अब बीच में फेरिंग्स से लेरिंग्स के बीच में ग्लोटिस प्रेजेंट होता है और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को आगे लेरिंग्स में जाने से, यानी लेरिंग्स के अंदर फूड ना चला जाए तो उसमें एपिग्लोटिस हेल्प करता है। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में, इसी वजह से उसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोला जाता है। जब हम स्वेलो कर रहे हैं यानी खाना खा रहे होते हैं तो ग्लोटिस जो है उसको कवर कर लिया जाता है बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कैसा फ्लैप है, थिन है, इलास्टिक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, ठीक है। पतला है, इलास्टिक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है ताकि प्रिवेंट हो सके एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। ट्रैकिया जो होता है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि फिर डिवाइड हो जाती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है जब तक मिड थोरेसिक लेवल तक पहुंच जाए हम। उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। कहाँ पे डिवीजन होता है, डिवीजन अकर्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कहाँ पे होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवीजन होता है, राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाते हैं। हर एक ब्रोंकाई जो है रेपिटेड डिवीजन्स करता है, सेकेंडरी टर्जरी ब्रोंकाई बनाता है और फिर वो ब्रोंक्यूल्स बनाता है। पहले इनिशियल बनते हैं फिर टर्मिनल बनते हैं, जो कि लास्ट में पहले इनिशियल ब्रोंकियल्स एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनते हैं। और हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और इनिशियल ब्रोंकियल्स तक का जो पार्ट है
वो सब का सब सपोर्टेड है बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी उनके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। यानी अगर मैं पीछे से देखूं तो ये रिंग्स जो होंगी ये एब्सेंट हमें दिखाई देंगी, है ना। सी शेप्ड रिंग होती हैं, ओ शेप्ड नहीं होती, ठीक है, ताकि इनमें एक्सपेंशन अगर हो तो फिर हमें नुकसान ना हो। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी पहले इनिशियल था फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो ग्राइज देता है किसको, टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, यानी उसके बाद हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे एक नंबर ऑफ वेरी थिन, बड़े ही पतले से इरेगुलर वोल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बुलाते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि वेस्कुलर है, दैट्स वाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे हैं। जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब ही लंग्स में कंप्राइज करते हैं। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं जिसके ऊपर, लंग के ऊपर डबल लेयर्ड प्लूरा प्रेजेंट होती है। लंग जो होता है हमारा उसके ऊपर डबल लेयर, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसकी, प्लूरल मेम्ब्रेन की। बीच के अंदर उसके फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। आउटर प्लूरा जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है विद द थोरेसिक लाइनिंग, जो कि और वेयर एज जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है लंग के सरफेस के। जो पार्ट स्टार्टिंग में होता है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है उसे मैं कंडक्टिंग पार्ट बोलती हूँ, और जो आपके एल्वियोलाई वाला पार्ट है उसे मैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बोलती हूँ। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक। क्या काम है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसके क्या क्या काम है, पहला काम उसका देख लो। पहला काम तो है उसका ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक। दूसरा काम है उसका क्लियर करना कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं। तीसरा काम है उसका ह्यूमिडिफाई करना, जो भी एयर आप बेसिकली बॉडी पे आ रही है ना, उसको ह्यूमिडिफाई करना किस पे, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना, अगर ठंडी है तो उसे गर्म करना, गर्म है तो ठंडी करना। एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है, वो एक्चुअल साइट है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का, यानी ऑक्सीजन बॉडी में अंदर जाता है और CO2 जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रखी है उसे बाहर निकाला जाता है बिटवीन द ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन जाती है, ब्लड से CO2 आता है। जो लंग्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर के अंदर, जो कि एनाटॉमिकली देखे जाए तो एयर टाइट चैम्बर होता है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। अगर हम उसे एनाटॉमिकली देखें तो एयर टाइट होते हैं। जो थोरेसिक चैम्बर है वो डोर्सली, अगर मैं देखें तो उसे एयर टाइट चैम्बर क्यों बोला जा रहा है, मैंने बोला कि वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, और उसे एयर टाइट चैम्बर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो डोर्सली यानी आपके पीछे कमर वाली साइड पे डोर्सली जो है उसको कवर किया गया है वर्टिब्रल कॉलम से, हमें पता ही है। वेंट्रली, स्टर्नम से वेंट्रली जहाँ पे हमारा पेट प्रेजेंट है वो वाला रीजन। लेटरली देखा जाए अगर हम तो मतलब लेटरल साइड्स पे है ना, हमारे साइड्स पे बेसिकली देखा जाए तो रिब्स से कवर्ड है। और लोअर साइड, लंग्स की लोअर साइड पे अगर मैं देखूँ, ये अगर आपके लंग्स हैं तो इनके लोअर साइड पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि एक डोम शेप्ड होता है। आई रिपीट, एयर टाइट चैम्बर क्यों बोला गया है, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट होती है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट होती है, एंड नीचे की तरफ जिसे वो लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि हमारा 75% ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स के अंदर थोरेसिक इस तरीके से है कि हम अपनी वॉल्यूम को चेंज कर सकें, जिससे हमारी लंग की पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम जो है वो चेंज होती है, लंग एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करता है। इसी अरेंजमेंट को ही, ये जो अरेंजमेंट है हमें एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली तो पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी ले रहे हैं, वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से ही रेगुलेट होती है। रेस्पिरेशन जो है इसमें फॉलोइंग ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग होती है, या फिर मैं बोलूँ पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या बोल रही हूँ, पल्मोनरी लंग्स के लिए यूज़ किया जा रहा है वेंटिलेशन, हवा लेने के लिए, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको अंदर लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर है उसे अंदर लिया जाता है, और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है उसको बाहर निकाला जाता है। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन का कहाँ से होता है, लंग्स से पूरे ब्लड में, और CO2 का ब्लड से लंग्स में आता है।
अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे डिफ्यूजन होता है। फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड, कौन करवा रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ब्लड करवा रहा है। फिर ऑक्सीजन और CO2 का अगेन डिफ्यूजन होता है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज के अंदर भी CO2 प्रेजेंट होती है, ब्लड में O2 प्रेजेंट होती है, तो O2 उधर जाती है, CO2 उधर आती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे सेल्स हैं, वो O2 को यूटिलाइज कर लेते हैं बाय दी सेल्स फॉर दी कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वो O2 को यूज कर लेते हैं और रिजल्ट करते हैं CO2। क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, जिसी को ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रही हूँ, एज डेल्ट इन द चैप्टर 12, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन में किसे बोल रही हूँ, जब मैं CO2 को रिलीज करवा रही हूँ इन दी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा हम यहाँ पर देखना चाहें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स थे, नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर में आया, देन फेरिंग्स में आया जहाँ पे फूड और एयर प्रेजेंट थे, उसके बाद ग्लोटिस के थ्रू जहाँ पे एपिग्लोटिस का ढक्कन प्रेजेंट था, देन लैरिंग्स में गया जहाँ पे सिर्फ एयर होती है, वॉइस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ था है। उसके बाद जाता है ये ट्रैकिया के अंदर जहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे डिवीजन होता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, वो आगे सेकेंडरी, टर्जरी, इनिशियल ब्रोंकिल्स, टर्मिनल ब्रोंकिल्स बनाते हैं, देन एल्वियोलाई बनता है। एल्वियोलाई वेरी थिन, इरेगुलर वोल्ड, वेस्कुलराइज्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकाइस तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग से कवर्ड होते हैं। कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लोटिस होता है, वो थिन और इलास्टिक होता है। देन बात करें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डबल लेयर्ड प्लूरा से हमारा लंग कवर्ड होता है, बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आउटर प्लूरा थोरेसिक चैम्बर से बेसिकली कनेक्टेड है, इनर प्लूरा लंग के सर्फेस से। कंडक्टिंग पार्ट होता है एल्वियोलाई को छोड़ के ट्रैकिया से लेकर बेसिकली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होता है आपका एल्वियोलाई वाला पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना एल्वियोलाई तक सारी गैसेस को, क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल्स को, ह्यूमिडिफिकेशन करना बॉडी टेम्परेचर तक। एक्सचेंज पार्ट का काम होता है एक्चुअल डिफ्यूजन जहाँ पे हो रही होती है। थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट है, डोर्सली वर्टेबल कॉलम प्रेजेंट है, वेंट्रली देखा जाए तो स्टर्नम प्रेजेंट होती है, लेटरली ड्रिप्स प्रेजेंट है, लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है। पल्मोनरी कैविटी यानी कि लंग्स के अंदर की जो बेसिकली वॉल्यूम है उसको हम चेंज करते हैं। ये एनाटॉमिकल सेटअप जो है हेल्प करता है हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली तो उसे ऑल्टर नहीं कर सकते। सबसे पहले ब्रीदिंग होती है या फिर मैं बोलूँ पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, CO2 रिच जो है उसे बाहर निकाला जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर को लिया जाता है। गैसेस का डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का अक्रॉस दी एल्वियोलर, पहले एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का बाय दी ब्लड। उसके बाद डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन दी ब्लड एंड द टिश्यूज। ब्लड लेके गया पहले एल्वियोलर, एल्वियोलर पे कहाँ पे होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। उसके बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। उसके बाद O2 को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और जिससे कि CO2 जो है वो बाहर निकलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इसे मैंने बोल दिया, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको एक मॉडल दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आपका मॉडल प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा नेजल म्यूकोसा प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये गया है। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स बोला, अब नेजोफेरिंग्स वो रीजन है जो नाक के पीछे खुलता है, और जो मुंह के पीछे का फेरिंग्स होता है उसे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो लेरिंग्स के पास वाला फेरिंग्स होता है उसे लेरिंजोफेरिंग्स बोल देते हैं, ठीक है। ये दिस इज योर लेरिंजल वेस्टिब्यूल। उसके बाद बात करें थायराइड कार्टिलेज आता है, देन आपका ट्रैकिया आता है, ये सारा ट्रैकिया है, ये आगे जाके फिफ्थ बेसिकली वर्टेब्रा पे डिवाइड हो गया राइट एंड लेफ्ट के अंदर। अगर मैं देखूँ ये आपका लंग है, जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। राइट में देखें तो सुपीरियर, इन्फीरियर और साथ में मिडिल लोब भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे इस तरीके से आपके जो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, देन टर्जरी, देन ब्रोंक्यूल्स, और फिर लास्ट में एल्वियोलाई आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा बिटवीन द लंग्स और ऑन दी लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हमें कार्डिक नोट जहाँ पे हमें ये हार्ट देखने को मिलता है। सो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स दी NCERT का डायग्राम। NCERT के डायग्राम में देखो क्या बना हुआ है, डायग्रामेटिक व्यू है किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेक्शनल व्यू दिखाया गया है ऑफ द लेफ्ट लंग, है ना।
यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस। ये ग्लोटिस के ऊपर, ये ग्लोटिस है और इसके ऊपर का ढक्कन जो होता है, ग्लोटिस इस पार्ट को बोला जा रहा है और इसके ग्लोटिस के ऊपर का ढक्कन को एपिग्लोटिस बोलते हैं। दिस पार्ट इज योर लेरिंग्स विच इज वॉइस बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया से हमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग देखने को मिलती है, पीछे से देखें तो ये एब्सेंट होती हैं। इसके बाद ये फिफ्थ थोरेसिक चैम्बर पर डिवीजन शो करता है, कहाँ क्या बन जाता है, ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है। एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन ब्रोंक्योल्स, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी ब्रोंक्योल्स, इनिशियल टर्मिनल, और उसके बाद हमें एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं जो कि इरेगुलर वोल्ड होते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है दीज आर ब्रोंक्यूल्स जिससे एल्वियोलाई अटैच्ड होते हैं। ये जो हमें डोम शेप्ड दिखाई दे रहा है ऑन दी लोअर साइड, ये डायफ्राम है। दिस इज योर डायफ्राम, ये आपका लंग है। अब बात करूं अगर मैं बाहर की मेम्ब्रेन, तो ये बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देन बात करूं, दिस इज द कट एंड ऑफ द रिब, यानी ये रिब्स है ना उसके कट एंड प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है ना। और हार्ट यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द लंग्स में, पर ऑन दी लिटिल बिट ऑन दी लेफ्ट साइड, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर क्या लिखा है, ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होते हैं। पहला इंस्पिरेशन जिसमें हम हवा को, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं। दूसरा एक्सपायरेशन जिसके अंदर हम एल्वियोलर एयर, जो हमारी एल्वियोलाई की एयर है, उसको हम रिलीज करते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, ये जो है इसे कैरी आउट करते हैं बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, यानी हम प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारी एयर है वो मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, तो हम प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं ताकि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को फैसिलिटेट कर सके बिटवीन दी लंग्स एंड दी एटमोसफेयर के बीच में, है ना। इंस्पिरेशन जो है वो तभी होती है ना कर अगर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर कम हो जाए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाई से हमारे लंग्स के अंदर जाएगी जो कि लो प्रेशर पे प्रेजेंट होगा, तभी इंस्पिरेशन हो पाएगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन के लिए हमारे जो लंग्स का प्रेशर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो कि ये आपको डायफ्राम दिखाया था, दिस डायफ्राम एंड उसके साथ ही कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं। क्या चीज़ें हैं, डायफ्राम है और साथ में उसके कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं जिसे मैं कहती हूँ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकोस्टल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स जो कि एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं। ये और साथ में डायफ्राम, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। प्रेशर ग्रेडियंट को हमारी बॉडी मेंटेन करती है बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। हमें पता है कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं मेरे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ा दूंगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इंस्पिरेशन होगी। अगर मैं मेरे लंग्स की वॉल्यूम कम कर दूंगी तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्सपायरेशन होने वाली है। इंस्पिरेशन जो है वो इनिशिएट होती है बाय दी कंट्रैक्शन। हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट यानी डोम शेप से वो फ्लैट हो जाता है, यानी कंट्रैक्ट करता है, यानी उसके अंदर की वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, प्रेशर जो है आपका ऑब्वियसली कम हो जाता है ना। कंट्रैक्शन होती है डायफ्राम की जो कि वॉल्यूम इंक्रीज करती है थोरेसिक चैम्बर की इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे। जो कंट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, वो लिफ्ट करता है रिब्स को एंड अपनी जो रिब्स हैं उनको लिफ्ट करने में हेल्प करती है एंड दी स्टर्नम, हमारी जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है उनको लिफ्ट करने में हेल्प करती है। क्या चीज़, हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और ये सब है, ये सब हेल्प करती हैं लिफ्ट करने में रिब्स को और साथ में स्टर्नम को भी, जिससे इंक्रीज होता है इन दी वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। यानी जो स्टर्नम है और आपकी रिब्स हैं वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे कर रही हैं और जो डायफ्राम है वो एंटीरियो पोस्टीरियर, है ना। तो डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर और ये वाले डोर्सो वेंट्रल, है ना। देन बात करें जो ओवरऑल इंक्रीज होता है थोरेसिक वॉल्यूम का, उसकी वजह से हमें एक कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी हमारी बेसिकली लंग की वॉल्यूम बढ़ जाती है और
इसकी इंक्रीज से हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है। सिमिलरली अगर मुझे एक्सपायरेशन कराना है तो रिलैक्सेशन हो जाता है इस डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का, जिससे सब अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाती है और आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आपकी जो एयर है वो एक्सपल्जन देखने को मिलता है, नहीं बाहर निकल जाती है। हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन को बढ़ा पाए। नॉर्मली हम बहुत थोड़ी हवा अंदर लें, हवा बाहर छोड़े, पर कभी कभी हम डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम ज़्यादा हवा अंदर ले सकते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को हम अपना बढ़ा सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके, बाय यूजिंग दी एडिशनल मसल्स जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है। अगर मैं मेरे एब्डोमेन की एडिशनल मसल्स का यूज़ करूँ तो मैं मेरी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को बढ़ा सकती हूँ। ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार वो सांस लेता है। जो वॉल्यूम होती है एयर की जो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स। हमें पता है कि कितनी वॉल्यूम अंदर आ रही है, कितनी जा रही है, वो हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स से रिलेटेड होती है। और इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस जिसे हम क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर। तो हम स्पायरोमीटर को यूज करके क्या निकाल सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, जिससे हम हेल्प ले सकते हैं क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, यानी हमारा पल्मोनरी फंक्शन कैसे चल रहा है उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट डायग्राम क्या दिखा रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहले वाले में इंस्पिरेशन, दूसरे में एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कंट्रैक्ट यानी कि डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है ये ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से एयर जो है अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दूसरे डायग्राम में देखें तो डायफ्राम जो है रिलैक्स हो रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड आर्च अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ आ रहा है। रिब्स और स्टर्नम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रही हैं। इस वजह से वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है और एयर जो है वो बाहर निकल रही है लंग्स से, राइट। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो चीज़ें होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट को हम बनाते हैं, नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं इन दी लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमें इंस्पिरेशन कराना है, यानी कि लंग्स में प्रेशर कम रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं एज कम्पेयर टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम क्या करते हैं इंस्पिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम का कंट्रैक्शन करवाते हैं, यानी कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज कराते हैं थोरेसिक चैम्बर में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। दूसरी चीज़ हम जो कराते दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। हम क्या करते हैं, लिफ्ट अप। इससे क्या होता है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो बढ़ जाती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं, बेसिकली आगे की तरफ मूव करती है, जिससे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे थोरेसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज करता है, वॉल्यूम जो है उसकी इंक्रीज करती है। एक्सपायरेशन पे आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे आपकी रिलैक्सेशन हो जाती है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ही हैं जो कि हमारा हेल्प करते हैं जनरेशन करने में, किसका, इनग्रेडिएंट्स का, ठीक है। हम अपनी इस एबिलिटी को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एडिशनल मसल्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पे, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं। 12 से 16 टाइम्स एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन जो है ब्रीद करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करता है, 12 to 16 टाइम्स। स्पायरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं कितनी वॉल्यूम यूज हो रही है, जिसे हम क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वो वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मली जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हो रहा है उस टाइम पे जितनी हम
वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 ml इन अ हेल्दी मैन। यानी कि अगर हम देखें तो फिर हम 1 मिनट के अंदर लगभग इतनी एयर इंस्पायर भी कर रहे हैं और एक्सपायर भी कर रहे हैं, विच इज 6,000 to 8,000। मैंने कुछ नहीं किया, 12 से 16 टाइम्स था, इस 12 को 500 से किया तो 6,000 आ गया, एंड 16 को 500 से किया तो 8,000 आ गया, राइट। देन बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं। हम नॉर्मली तो जितना कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, जो नॉर्मली जितनी हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर हम ज़ोर से सांस लें, एक बहुत फोर्सेबल बेसिकली फोर्सेबल इंस्पिरेशन करें, तो हम मैक्सिमम लाइक 2500 से 3,000 ml तक की हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। हो सकता है किसी में 2700 हो सकता है 2800 हो, तो इतनी हम एयर और अंदर, अगर मैं फोर्सेबल इंस्पिरेशन कर रही हूँ तो इतनी एयर मैं एक्स्ट्रा इनहेल कर सकती हूँ। अगर मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूँ, मानो जितनी मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ उतनी मैंने ली और छोड़ दी, उसके बाद मैं कोशिश करूँ और सांस छोड़ने की, तो मैं लगभग 1000 से 1100 ml और ज़्यादा सांस छोड़ सकती हूँ। तो फोर्सेबल एक्सपिरेशन इज 1000 to 1100 ml एंड इंस्पिरेशन फोर्सेबल मेरी 2500 से 3000 ml है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो कि लंग्स में रिमेन रहती है, यानी रहती है, बच जाती है इवन आफ्टर दी फोर्सेबल एक्सपिरेशन। इसी ये जो होती है ये 1100 से 1200 ml, यानी अगर मैं फोर्सेबल एक्सपिरेशन से सारी हवा निकाल भी दूँ तो भी 1100 से 1200 ml मेरे लंग्स में बच जाती है। अब ये सी क्यों बचते, ताकि लंग्स अगर सारी निकल जाएगी तो लंग्स तो कोलैप्स कर जाएंगे, बलून की तरह है ना लंग्स, उसके अंदर खाली नहीं कर सकते हम हवा। अब इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ही ऐड कर करके हमने कुछ बेसिकली वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को डिफाइन करा है, जिनको हम यूज़ करते हैं जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ बेसिकली टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मैं टोटल जब मैं नॉर्मल 0 पे हूँ तो मैं कितनी सांस अंदर ले सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml में हर बार ले रही थी, और साथ में 2500 से 3000 और जो कि मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है ना। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। इसके बाद मैं बात करूँ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मैं किसे बोल रही हूँ, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि मैं एक्सपायर कर सकती हूँ जब मैं एक मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन करी, यानी मैं 0, है ना, उस नॉर्मल इंस्पिरेशन करी यानी मैंने 500 ml अभी मेरे अंदर है। अब उसके बाद मैं कितनी एक्सपायरेशन कर सकती हूँ मैक्सिमम, वो मेरी एक्सपायरेशन कैपेसिटी है। पहले तो वो 500 ml एक्सपायर कर सकती हूँ, उसके बाद मैं वो जो मेरी 1000 से 1100 ml की कैपेसिटी वॉल्यूम थी जो कि रिजर्व वॉल्यूम थी उसको भी कर सकती हूँ, तो उसे मैंने ईसी बोल दिया। तो जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं वो वॉल्यूम्स हैं, एंड जो हम वॉल्यूम्स को ऐड करके बना रहे हैं वो कैपेसिटीज़ है, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी समझ आती है। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स में कितनी फंक्शनली रेजिड्यू यानी कितनी बची हुई है, कितनी बची होगी, जो हमारे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा जो बचा रहता है वो वाला, और जो मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे रिमूव कर सकती हूँ वो वाला, है ना। फिर वाइटल कैपेसिटी मैं किसे बोलती हूँ, जो हम नॉर्मली सांस लेने में यूज़ कर पा रहे हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम, ERV प्लस IRV, इनको मैं ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, हमारे अकॉर्डिंग, है ना। बट हम किसको नहीं छेड़ सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं छेड़ सकते, तो उसको मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी की बात करें। टोटल लंग कैपेसिटी तो हमें पता है, ये सबको काउंट कर लो जो भी सारे बच गए, है ना। यानी कि मैं बोलूँ टोटल लंग कैपेसिटी इज बेसिकली वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी आपकी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो हमारे पास देखो क्या था, हमारे जो हम नॉर्मली सांस अंदर बाहर ले रहे हैं दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml के बराबर है। एक्स्ट्रा मैं कितनी सांस ले सकती हूँ, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है जो कि आपकी 2500 से 3000 होती है। एक्स्ट्रा सांस मैं कितनी छोड़ सकती हूँ, वो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होती है जो कि 1000 से 1100 ml के बराबर होती है। सारी एक्सपायर करने के बाद भी, एक्स्ट्रा भी करने के बाद भी जो बच जाए वो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कि अगैन आपके पास 1100 से 1200 के बराबर आती है।
इसके बाद कैपेसिटी की बात करें तो पहली कैपेसिटी थी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कि क्या है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। एक्सपायरेटरी क्या है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है ERV प्लस RV, कितनी बच गई है। वाइटल कैपेसिटी क्या है आपके पास ERV, TV और IRV का मिक्सचर, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा के। टोटल लंग कैपेसिटी में सारी वॉल्यूम्स आ जाती हैं, यानी कि मैं बोल दूँ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। जो मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ वो टाइडल वॉल्यूम 500 ml। एक्स्ट्रा जो सांस ले सकती हूँ दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। जो एक्स्ट्रा सांस छोड़ सकती हूँ दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे मैं बोलूँगी 1000 से 1100 ml। यहाँ से यहाँ तक हमारे साथ होती है, ये हम ले सकते हैं। बच जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1100 से 1200 होती है, जिसको हम नहीं छेड़ सकते। ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, ये टोटल वाइटल कैपेसिटी है। इसको मैं बोलती हूँ जब मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इतनी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी इतनी होती है। सिंपल। तो याद क्या रखना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, टाइडल 500 ml, एक्सपिरेटरी 1000 से 1100 और रेजिडुअल आपकी 1100 से 1200। तो रेजिडुअल हमारी किसके बराबर होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू बेसिकली 1100 से 1200 ml के बराबर आ जाती है। ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में यूजुअली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एल्वियोलाई होते हैं, जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स है, इरेगुलर वोल्ड है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यही प्राइमरी साइट होते हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रही होती है। CO2 को ये ले रहा होता है, O2 को ये दे रहा होता है। एक्सचेंज किसके बीच में होता है, सबसे पहली बार एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड में। एल्वियोलाई के बाहर ब्लड की वो होती है, वेसल्स होती है बेसिकली, जिनसे एल्वियोलाई उसको ऑक्सीजन देता है और ब्लड से गंदी CO2 ले लेता है। उसके बाद सेकेंड एक्सचेंज होता है, ब्लड जब ट्रांसपोर्ट करवाता है टिश्यू को, तो ब्लड जो है वो टिश्यू को ऑक्सीजन देता है और टिश्यू अपनी गंदी CO2 ब्लड को दे देता है। मैकेनिज्म क्या होता है चीज चेंज का, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्सचेंज होता है ना। ड्रिवन बाय, यानी ये सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगी, जैसे हमारे लंग्स में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहे थे, वैसे ही ये भी पार्शियल प्रेशर की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करने वाला है। डिफ्यूजन से मूव कर रहा है ना, दैट डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स हाई प्रेशर टू अगेन लो प्रेशर मूव करेगा, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखा जाएगा, राइट। कहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मान लो O2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहीं पे 10 है और कहीं पे 20 है, तो ऑब्वियसली 20 से वो 10 की तरफ आएगा, है ना। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। फैक्टर्स क्या हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, जो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स क्या हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी मूव करेंगे। गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, जैसे हमें पता है CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2, दैट्स वाई कम प्रेशर ग्रेडियंट भी हो अगर तो भी CO2 जल्दी मूव करती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2, इसीलिए CO2 जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है। मान लो 20 से 10 का प्रेशर ग्रेडियंट है, कहीं पे 20 से 15 का है, तो वैसे तो हमें देखा जाए 20 से 10 में ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, बट CO2 जो है वो 20 से 15 में भी काफ़ी तेज़ मूव कर रही है, क्योंकि वो सॉल्युबल ज़्यादा है। मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, जितनी ज़्यादा मोटी मेम्ब्रेन होगी उतना डिफ्यूजन करना कठिन हो जाएगा, जितनी पतली जितनी थिन मेम्ब्रेन होगी उतना इजी होगा क्या करना, डिफ्यूजन करना। देन बात करें पार्शियल प्रेशर की, तो प्रेशर जो एक इंडिविजुअल गैस का कितना है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे हम ऑक्सीजन के प्रेशर को PO2 से सिंबलाइज करते हैं और CO2 के PCO2 से। इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, देखो हमने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये mm मर्क्यूरी में लिखी हैं, कैसे लिखी है, मिलीमीटर मर्क्यूरी के फॉर्म में लिखी है। अभी हम देखने वाले हैं, हमें पता है ऑक्सीजन को मुझे मूव करवाना है फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और मुझे बाहर से एयर से मेरे टिश्यूज़ तक लेकर आना है। मेरे ऑक्सीजन का फ्लो कैसा होगा, ध्यान से देखना। एयर से मेरी ऑक्सीजन आएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से वो जाएगी ब्लड में,
है ना। अब वो जाती किस में है, वो जाती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। जैसे ही वो उसमें चली जाती है वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड में, यानी वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जाती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, बट जो ब्लड बन जाता है वो ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज के अंदर छोड़ के आता है किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है। सो एल्वियोलाई से किस ब्लड में जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में जा रही है, और बन क्या जाता है वो ऑक्सीजनेटेड, और फिर वो टिश्यू में छोड़ के आता है। सो बेसिकली अब ऑब्वियसली इसका प्रेशर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा, तभी तो वो ऐसे ऐसे तब मूव कर पाएंगे, है ना। तो देखो एटमॉस्फेरिक एयर की बात करती हूँ मैं। एटमॉस्फेरिक एयर का हाईएस्ट होगा, पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, CO2 को इग्नोर करना, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर 159 है, ऑक्सीजन एयर के अंदर 159 है। फिर एल्वियोलाई में 104 है, कम है ना, जल्दी से मूव करेगा, फटाफट से मूव करने की कोशिश करेगा, काफ़ी ग्रेडियंट है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, देखो फटाफट से मूव करेगा, कितना डिफरेंस है ना। उसके बाद अब ये डीऑक्सीजनेटेड क्या बन जाएगा, जब ऑक्सीजन चली गई इस ब्लड के अंदर तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर 95 होता है, ठीक है। अब ये 95 वाले को कहाँ पे मूव करना है, 40 में। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है, ये भी हाई टू लो मूव कर रहा है, ये भी हाई टू लो। हमने ये नहीं देखना क्योंकि ये मूव थोड़ी कर रहा है, तो बन गया है वो अब, है ना। सो यहाँ पे पहली मूवमेंट हमारी ये हुई, दूसरी मूवमेंट मेरी ये हुई, तीसरी मूवमेंट मेरी ये हुई, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, दिस इज योर फर्स्ट मूवमेंट, दिस इज योर सेकेंड मूवमेंट एंड दिस इज योर थर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। ये मूवमेंट नहीं होती है, दिस इज जस्ट कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गई। तो याद रखना है 159, 104, 40, और फिर वो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड का 95 और 40, ठीक है। तो 159 था, ज़्यादा बहुत डिटेल में इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पॉइंट को पता होना चाहिए फ्लो क्या हो रहा है। 159 थी, फिर 104 हो गया, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 थी तभी मूव किया, और डीऑक्सीजनेटेड में 40 थी और इसमें आपकी 95 में कन्वर्ट हो गया, और 95 से फिर 40 में गया। 40 से 40 में नहीं जा सकता, देखो तभी 40 और 40 इक्वल है ना, उसमें नहीं मूव करेगा। 95 पहले बन गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो और फिर वो 95 से 40 ईजिली मूव कर गया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं CO2 की। CO2 की मैं बात करूं, CO2 का फ्लो उल्टा है। CO2 की मैं बात करूं, अगर ये मैंने लिख दिया आपका फ्लो इसका, है ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का फ्लो। अगर मुझे बात करनी है CO2 के फ्लो की, तो CO2 का फ्लो किस तरीके से होगा। CO2 जो होगी दैट इज गोइंग टू मूव टू CO2 ने टिश्यू में CO2 बनती है टिश्यू से, अब वो कौन से में मूव करेगी, वो मूव करेगी इन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे मूव करेगी, वो ब्लड में मूव करेगी, कौन से वाले ब्लड में, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, और उसको क्या बना देगी, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगी। ये भी अगेन आपका कन्वर्जन है। तो यहाँ पे CO2 वाला ब्लड बना देगी, और ये CO2 वाला ब्लड आगे जाके मूव करेगा इनटू एल्वियोलाई, एंड देन ये जाके मूव करेगा इनटू दी एयर। तो अब इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होना चाहिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले यहाँ पे देखो टिश्यू का, टिश्यू पे सबसे हाईएस्ट होना चाहिए विच इज़ 45, हाईएस्ट दिखाई दे रहा है सबको 45, है ना। फिर ये क्या कहाँ पे मूव करेगा ऑक्सीडेंटेड ब्लड, तो पहला ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ पे, ये फर्स्ट है 45 से 40। अब ये 40 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 में। ये कन्वर्जन है, दिस इज योर कन्वर्जन, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब ये 45 वाला एल्वियोलाई में मूव करेगा, यानी कि 40 पे मूव करेगा सेकेंड। देन ये एल्वियोलाई एयर में, देखो एल्वियोलाई से एयर कितनी फटाफट मूव करेगा, कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है, कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है एल्वियोलाई को जब एयर में जाना है ना। तो ये थर्ड मूवमेंट है, कितनी जल्दी फटाफट मूव करेगा। अब यहाँ पर देखो कि ये वाली जो सेकंड मूवमेंट है, यहाँ पे सिर्फ 5 का ही प्रेशर ग्रेडियंट है, तो बड़ा स्लो मूवमेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि CO2 जो है वो हाईली सॉल्युबल होती है, इस वजह से CO2 कम प्रेशर ग्रेडियंट में भी अच्छा मूव कर लेती है। तो सोचो एल्वियोलाई से एयर कितनी फटाफट मूव करेगी, इतना अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट भी है यहाँ पे। तो
देखो याद करो, पहली मूवमेंट ऑक्सीजन में एयर से एल्वियोलाई में आई 159 से 104, फिर वो 104 से 40 पे गई यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और वो 95 में कन्वर्ट हो गया, फिर 40। तो यहाँ पे 40 ये सेम आया था, यहाँ पे भी आपका 45 यहाँ पे आपका एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम आया, यहाँ पे आपके पास डीऑक्सीडेटेड ब्लड और टिश्यू सेम आया, यहाँ पे आपके पास आपका ये भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज का भी सेम आया है। तो पहले 45 से 40 गया, फिर वो फिर 45 बना, फिर 45 से 40 गया। देखो CO2 का याद करना बड़ा आसान है, पहले भी 45 से 40 गया, फिर वो 45 से 40 गया, उसके बाद लास्ट में 0.3 हम नहीं भूलते है ना। तो 45 से 40 गया, फिर वो 45 से 40 गया, और उसके बाद 0.3, और वहाँ पे याद करें 159 से 104 पे गया, 104 से वो 40 पे गया, फिर वो 40 का 95 बन गया, और फिर वो 40 पे गया, उसको फिर से 40 पे था, तो बीच में उसको 95 बनना पड़ा है ना। 159 से 104 पे गया, 104 से वो 40 पे गया, 40 से वो 95 बन गया, 95 से वो 40 पे फिर से चला गया। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे इन्वेस्ट करा, बिकॉज यही चीज़ है जो सब बच्चे इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज की बात करूं तो गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, एल्वियोलाई से ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू में गया, मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, सिमिलरली CO2 टिश्यू से ब्लड और फिर एल्वियोलाई की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है एज ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे देखो कैसे चला था, टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टा देख रही हूँ मैं, है ना। तो ये उल्टी सीक्वेंस CO2 की है, बिल्कुल सेम, अगर हम देखें यहाँ पे सेम उल्टी है, ये बिल्कुल ऑपोजिट, ये डीऑक्सीडेटेड ऑक्सीजनेटेड इसमें कन्वर्ट हुआ, ये CO2 से, है ना, सेम बिल्कुल मतलब हुआ है। फिर स्पेशल पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन, यानी कि 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है ऑक्सीजन से, इसी वजह से बड़ी जल्दी डिफ्यूज करती है, चाहे आपका ग्रेडियंट बहुत छोटा हो, चाहे आपका इस मूवमेंट में ग्रेडियंट बहुत छोटा है, फिर भी बड़ी फटाफट से वो मूव करती है। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है, टाइम्स 20 से 25 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डिफ्यूजन की बात करें तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, एल्वियोलाई और ब्लड टिश्यू के अंदर, जिसमें 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली जो एल्वियोलाई की वॉल है और जो आपका ब्लड की जो बेसिकली वेसल है, उनके बीच में 3 मेम्ब्रेन्स हमें देखने को मिलती है, जिससे आपकी डिफ्यूजन होती है। इसमें 3 लेयर्स मिलती है। सबसे पहले तो एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, यानी पहले एक लेयर होती है एल्वियोलाई की, एक बीच का होता है, एक कैपिलरी जो होती है या फिर जो ब्लड वेसल है उसकी होती है। तो पहली एल्वियोलर की कौन सी है, एल्वियोलाई की कौन सी है, एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम, उसके ऊपर की लेयर होगी ना, तो एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम बोल दिया। एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम लेयर होती है, बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और फिर कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया, कैपिलरी एंडोथीलियम, क्या बोल दिया, कैपिलरी एंडोथीलियम बोल दिया। ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी एंडोथीलियम। एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथीलियम, और उसके याद रखो क्या है, एल्वियोलर तो है ही, साथ में स्क्वेमस है एंड एपिथीलियम है, ठीक है। सो याद रखना है, एल्वियोलर तो है ही, साथ में आपका क्या है, स्क्वेमस भी है और साथ में एपिथीलियम भी है। एल्वियोलर की स्क्वेमस एपिथीलियम है, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर कैपिलरी की एंडोथीलियम है। तो बाहर एपिथीलियम, अंदर एंडोथीलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये स्क्वेमस है। बहुत ही थिन है, दैट मीन्स आपका जो एक्सचेंज है वो एफिशिएंट होगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिफ्यूजन के लिए क्या फैक्टर्स हैं, प्रेशर ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने देखा कितना हाई है, सॉल्युबिलिटी भी देख ली CO2 की कितनी हाई है, और थिकनेस भी हमने देख ली, ग्रेडियंट किसकी ज़्यादा, मतलब बेसिकली थिकनेस जो जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिफ्यूजन कठिन हो जाएगी। यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है, ये 3 पतली पतली लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पे बड़ी ही थिन लेयर्स हैं, यानी कि एफिशिएंट एक्सचेंज होता है। अब ये जो एक्सचेंज है मेरा इतना एफिशिएंट क्यों है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये इतना एफिशिएंट कैसे है, एक तो बड़ी थिन आपकी मेम्ब्रेन है, इस वजह से एफिशिएंट एक्सचेंज है। बड़ी थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बड़ी ही थिन है। एल्वियोलर सरफेस एरिया, एल्वियोलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, इस एक्सचेंज का ज़्यादा फैसिलिटेशन होता है। सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, किसकी, CO2 की। आपका प्रेशर ग्रेडियंट कितना बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है ना। 1
159 से 104 की तरफ मूव करा, 104 से वो मूव करा 40 में, 40 से 95 बन गया और फिर 95 से फिर 40 में मूव किया। ऑन दी अदर हैंड CO2 को देखें तो 45 से 40, फिर 45 से 40 और फिर 0.3। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है मैं यहाँ पे आपको लिख के दूँ अगर, तो देखो हमारी जो CO2 है बेसिकली, और O2 जो है वो 159 पे शुरू हुई, फिर कहाँ पे गई, 104 पे गई, 159 से 104 पे गई, 104 से 40, 40 के बाद वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, 95 के अंदर। किसके अंदर, मैं यहाँ पे कन्वर्जन दिखा देती हूँ, 95 में, और फिर वो 95 से फिर से 40 में गई। ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो 45 से किस में गई, 40 में गई, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, 45 में, फिर वो 40 में गई, और उसके बाद वो 0.3 पे गई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है सीक्वेंस, और ये तो याद रहेगा कि कहाँ पे मूव कर रही है। सो या दैट्स इट, है ना। इसके बाद मैं देखूँ क्यों मेरा एक्सचेंज एफिशिएंट था, क्योंकि एल्वियोलर सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो बड़ी ही थिन है, बड़ी ही पतली है, CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, प्रेशर ग्रेडियंट बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है। फाइनल फ्लो हम देख सकते हैं, एल्वियोलाई से ब्लड में गाते, ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन, CO2 की बात करें तो टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। एक लाइन रिवीजन की क्या है कि गैस एक्सचेंज जो है वो क्या है, डिफ्यूजन ड्रिवन है बाय द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस अ थिन 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसे हमने क्या बोला, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोला। यहाँ पे ये सारी सेम बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो इंस्पायर्ड एयर, ये एक्सपायर्ड एयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ये वैल्यू होती है, CO2 की ये होती है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। देन ये सिस्टमेटिक आर्टरीज, ये वेन्स हैं, यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पे ये है वैल्यूज़, है ना। देखो ये जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हमने वो टेबल से सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, हम इजीली बता सकते हैं कहाँ पे क्या है। बॉडी टिश्यूज़ में इस तरीके से CO2 बाहर निकल रही है, O2 अंदर आ रही है, ठीक है ना। और ये आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दिखा रखी है बड़े अच्छे तरीके से। ये एल्वियोलर कैविटी है, एयर अंदर बाहर आ रही है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले दिखाई दे रही है स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो कि एक सेल थिक है बेसिकली, है ना, मतलब पतली लेयर है। फिर बेसमेंट सब्सटेंस यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद एंडोथेलियम दिखाई दे रहा है ऑफ दी ब्लड कैपिलरी, अंदर क्या प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी के अंदर। सो या दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको पहले हम यहाँ से देखेंगे, देन NCERT से देखेंगे, इसमें भी सारी NCERT ऑलरेडी लिख रखी है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देखें तो, ब्लड जो है वही मीडियम है किसके ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन और CO2 का। यानी कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन इनको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन जो है वो अपने RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कितना, 97% ऑफ ऑक्सीजन। बचा हुआ 3% कैसे होगा, वो भी ब्लड ही करवा रहा है, बट वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म के अंदर घुला हुआ है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% तो हीमोग्लोबिन पे बाइंड करके हो रहा है, बचा हुआ 3% प्लाज्मा में घुलकर हो रहा है। सो 97% हीमोग्लोबिन से, 3% डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा में। देन बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हो रहा है, तो उसमें आपको याद रखना है यहाँ पर BCD, है ना। यहाँ पर देखो बाई कार्बोनेट है, ठीक है, इसके अलावा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है, एंड D से डिजोल्व इन प्लाज्मा है, एंड सीक्वेंस में है, इसमें 70%, इसमें 20-25%, इसमें 7%, ठीक है, 70%, 20 से 25%, एंड यहाँ पे 7%। तो 70% CO2 जो है आपकी वो कैसे हो रही है, बाय कार्बोनेट, यानी कि HCO3 नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, HCO3 नेगेटिव बाय कार्बोनेट बन जाता है, और वो बनाकर वो CO2 इसमें प्रेजेंट है ना, HCO3 नेगेटिव आयंस बनाकर वो ट्रांसपोर्ट होती है। कौन, CO2, 70% CO2 ऐसे हो रही है। फिर 20 से 25% RBC करवा रहे हैं, कैसे, कार्बामीनोग्लोबिन बनाकर। अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो मैं बोलती हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
अगर CO2 जुड़ जाए तो मैं बोलती हूँ कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, अगर CO जुड़े सिर्फ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रहेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर CO जुड़ रहा है सिर्फ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर CO2 जुड़ रहा है तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 20 से 25% कार्ब हीमोग्लोबिन से बन रहा है और 7% प्लाज्मा में घुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 70, 20 से 25 एंड 7%, है ना। वहाँ पे क्या था आपके पास, 97% एंड 3%। ठीक है, 97% हीमोग्लोबिन से 3% प्लाज्मा में घुला हुआ है, 70% यहाँ पे BCD बाइकार्बोनेट, यहाँ पर आपका C से यानी कार्बोमीनोग्लोबिन, और आपका 7% जो है वो डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा होगा। बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का रोल हमें देखना है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है। आरबीसी में प्रेजेंट है, एक पिगमेंट है जो कि लाल रंग देता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है रिवर्सिबली, और ये क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। रिवर्सिबली क्यों बोला है, क्योंकि उतर भी सकता है और फिर बाइंड भी कर सकता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। एक हीमोग्लोबिन के ऊपर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ठीक है ना। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग को, यानी ऑक्सीजन इसके ऊपर कितनी बाइंड होगी, कैसे बाइंड होगी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इसको, है ना। पहला तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कह लो, या फिर मैं यहाँ पे कह लूँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कितनी है, यानी एक दूसरे से कितना प्यार है, कितना हीमोग्लोबिन उसको बिठाना चाह रहा है अपने ऊपर, है ना। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और फिर H+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी pH। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपकी pH जो होगी उतनी ही कम होगी। देन बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब आपने ऐसे याद रखना है कि ये तीनों और ये अलग चलते हैं, यानी अगर PO2 बढ़ेगा तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन पे, है ना। और अगर PCO2 H+ या टेम्परेचर को बढ़ेंगे तो फिर वो कम बाइंड करने वाले है हीमोग्लोबिन से, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, CO2 ज़्यादा होंगी तो ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगी ना। H+ ज़्यादा होंगे यानी कि आपकी pH बहुत कम हो जाएगी तो भी बाइंड नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी। देन बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसमें हम क्या है, एक ग्राफ है जिसमें हमें कैसी स्लोप मिलती है, हमें सिग्मोइड शेप यानी S शेप्ड हमें वहाँ पे स्लोप मिलती है। ग्राफ किस चीज़ का है, परसेंट सैचुरेशन कितनी हो चुकी है वर्सेस PO2 कितना है ना। इससे हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन और O2 के आपस में कितनी एफिनिटी है इन डिफरेंट कंडीशंस। तो यहाँ पे देखो, ये आपका वो ग्राफ है जिसके बारे में बात हो रही है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे क्या दिखा है, पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है किसका, ऑक्सीजन का mm मर्क्यूरी में, और यहाँ पे दिखा रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, सीधी सी बात, कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और इस साइड पे कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती जा रही है, यानी कितनी आपकी सैचुरेशन होता है, कितने हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करते जा रहा है ऑक्सीजन से। अब ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, जितना ज़्यादा PO2 बढ़ेगा उतने ज़्यादा बाइंड करेंगे, उतनी ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ेगी। बट एक पॉइंट तक, जब सारे हीमोग्लोबिन ही यूज़ हो जाएंगे, जब 100% हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से ग्राफ रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। जब हीमोग्लोबिन खत्म हो गए, अब वो 4 से ज़्यादा थोड़ी बिठा लेगा, चाहे कितनी ही PO2 बढ़ जाए, वो 4 से ज़्यादा तो नहीं बिठा सकता ना अपने ऊपर ऑक्सीजन को। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। आगे देखो क्या है, अगर मैं बात करूँ एल्वियोलाई लंग्स पे, तो लंग्स पे ना PO2, अब मुझे पता है, देखो अगर मुझे ऑक्सीजन को बिठाना है हीमोग्लोबिन के ऊपर तो मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को बढ़ा दूँगी। अगर मुझे ऑक्सीजन को बिठाना है हीमोग्लोबिन पे तो मुझे उनकी एफिनिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एफिनिटी को इंक्रीज़ कब करना है, जब मैं लंग्स पे मेरे को मिल रही है ना एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन आ रही है और मैं चाहती हूँ कि वो ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ जाए। बिठाने के लिए मैं PO2 को बढ़ा दूँगी, CO2 को कम कर दूँगी, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ को भी कम करूँगी, टेम्परेचर को भी कम करूँगी, यानी कि मैं pH को बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, है ना।
सेम बात मैंने आपको बोली, तो एल्वियोलाई पे ये कंडीशंस रहती हैं। इससे क्या होता है, फेवर होता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर फेवर होती है। आई होप आई एम क्लियर, है ना। इसके बाद टिश्यू लेवल पे मैं चाहती हूँ जब वो टिश्यू के पास पहुँच रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतर जाए। उतरेगी कैसे, जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कम कर दूंगी, CO2 के बढ़ा दूंगी और H+ बढ़ा दूंगी, यानी मेरी pH मैं कम कर रही हूँ, टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगी। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं। PO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ेगी, PCO2 या फिर H+ की कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। तो कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर फेवर कर रही हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी अनलोडिंग। यहाँ पर कंडीशंस जो हैं इस ये वाली टिश्यू लेवल पे कंडीशंस जो हैं वो फेवर किसको कर रही हैं कि वो जो आपका ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है वो उतर जाए, है ना, डिसलोडिंग हो जाए, उसकी अनलोडिंग हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए ऑक्सीजन की फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। की पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन जो है लंग्स में बाइंड कर रही है, टिश्यूज पे रिलीज हो रही है। तो आपको कंडीशंस याद रहेंगी, लंग्स पे क्या है, टिश्यूज पे क्या है। PO2 यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे PCO2 कम, यहाँ पे ज़्यादा, है ना। यहाँ पे H+ कम, यहाँ पे H+ ज़्यादा, यहाँ पे pH ज़्यादा, यहाँ पे pH कम, है ना। देन मैं बात करूँ यहाँ पर आपके टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। ऑक्सीजन की डिलीवरी की बात करूं तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। यानी मेरा अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें O2 अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, जिसका PO2 जो है वो हाई है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 100 ml ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था ना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे PO2 ज़्यादा है 95, यहाँ पर आपका डीऑक्सीजन में 40 होता है। तो ऐसा ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे ब्लड के अंदर 100 ml ऑफ दिस ब्लड जो है वो 5 ml तो ऑक्सीजन कैरी करता है अपने ऊपर, यानी 5 ml उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि वो टिश्यूज़ को देता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ये बात हमें याद रखनी है कि 100 ml अगर मेरे पास कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें PO2 कितना है 95, तो वो मेरे को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करने वाला है। एक लाइन में रिवीजन करनी है तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट्स बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन PO2, PCO2, pH एंड टेम्परेचर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 70%, 20 से 25, 7% BCD, है ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कार्ब हीमोग्लोबिन यानी ये वाला हम देख रहे हैं अभी कि 20 से 25% कैसे हो रहा है। तो CO2 जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना देता है, कार्ब हीमोग्लोबिन, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, PCO2 और PO2। ऑब्वियसली PCO2 जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी, O2 जब ज़्यादा होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी। कंडीशंस क्या हैं, टिश्यू लेवल पे मैं चाहती हूँ कि वो CO2 बाइंड करे और जाए यहाँ से, एल्वियोलाई पे मैं चाहती हूँ कि वो उतर जाए और एल्वियोलाई के अंदर चला जाए, ठीक है। तो एल्वियोलाई पे मैं उसे डिसोसिएट, उल्टा है, वहाँ पे उल्टा हो रहा था ऑक्सीजन में, तो एल्वियोलाई पे मैं उसे डिसोसिएट करवाना चाहती हूँ, यानी कि मैं लो PCO2 रखना चाहूँगी और हाई PO2 रखना चाहूँगी, है ना। यहाँ पर मैं टिश्यू लेवल पे मैं क्या चाह रही हूँ कि वो बाइंड करे, तो मैं हाई PCO2 रखूँगी और लो PO2 रखने वाली हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे भी हम टिश्यू लेवल पे लो PO2 रख रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि मेरा ऑक्सीजन उतर जाए, बट यहाँ पे मैंने हाई PCO2 क्यों रखा है, तो ऐसा ही हो रहा है ना। तो टिश्यू लेवल पे हो ही क्या रहा है, टिश्यू लेवल पे हाई PCO2 रखा जा रहा है, लो PO2, तो इससे क्या हो रहा है, जो O2 है वो तो आपका बाइंड कर, O2 जो है वो तो आपका उतर जा रहा है, O2 उतर रहा है और आपका CO2 चढ़ रहा है हीमोग्लोबिन के ऊपर, दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं। तो याद रखना टिश्यू में CO2 ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम, ताकि ऑक्सीजन उतर जाए और आपका CO2 बाइंड कर जाए। एल्वियोलाई में आपका CO2 कम और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा। तो CO2 जो है वो फ्रॉम टिश्यूज इज रिलीज्ड एट एल्वियोलाई।
अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करूं, यानी बाइकार्बोनेट वाला हम देख रहे हैं, प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है कहाँ पे? आरबीसी में, बहुत हाई अमाउंट में, और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है बट स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे स्मॉल है। ये क्या करता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसे ये कैटलाइज करता है, जो कि क्या है? CO से CO के साथ जब HO बाइंड करता है तो HCO बनता है, और ये एक रिवर्सिबल बेसिकली रिएक्शन है। HCO नेगेटिव, वो साथ में H+ देता है। टिश्यू लेवल पे CO के साथ जब HO मिलता है तो HCO बनाता है, और फिर ये HCO नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, प्लस H+ इसका निकल जाता है। एट दी टिश्यू लेवल पे जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका PCO2 ज़्यादा है, ताकि PCO2 क्या करे? ताकि PCO2 आपका बाइंड कर जाए यहाँ पे, है ना, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ये हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसे ही इसको बेसिकली कर रहा है ना। फॉर्म क्या करता है? क्योंकि CO2 जो है बेसिकली आपका PCO2 ज़्यादा है, तो आपका CO2 डिफ्यूज़ कर जाता है इनटू दी ब्लड में चला जाता है ना। इससे क्या होता है? HCO3 नेगेटिव बन जाता है मेजर फॉर्म, और साथ में H+ भी बन जाता है। CO2 जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है इस बाइकार्बोनेट। तो सारी की सारी CO2 जो है हीमोग्लोबिन पे चढ़ नहीं पाती है, कुछ किस में कन्वर्ट हो जाती है? HCO3 नेगेटिव। दैट इज़ वाई 70% जो है इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। एल्वियोलाई पे बात करें तो लो PCO2 होती है, तो रिएक्शन रिवर्स होके HCO3 नेगेटिव जो है CO2 + H2O बना देता है। याद रखना है, HCO3 नेगेटिव CO2 + H2O बना देता है ना। सो ये यहाँ पे हो गया, राइट। CO2 जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है इनटू दी एल्वियोलाई, और उसको एक्सेल कर दिया जाता है। तो आपकी HCO3 नेगेटिव इस तरीके से काम कर रही है। की पॉइंट ये है कि CO2 जो है ट्रांसपोर्ट मेनली एज बाइकार्बोनेट एंड कन्वर्टेड बैक इनटू CO2 जब हम लंग्स पे पहुँचते हैं। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 4 ml ऑफ CO2 साथ रखता है। अगर मेरे पास कोई 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर 4 ml ऑफ CO2 मुझे मिलेगी, एल्वियोलाई तक लेके जाता है, और ये आपके पास 5 ml O2 लेके आ रहा था 100 ml वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक लाइन रिवीजन के लिए बोलूँ तो CO2 जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टेड है बाय बाइकार्बोनेट, और उसको कन्वर्ट किया जाता है लंग्स में। जब CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है लंग्स में, जब एक्सलेशन करनी होती है। चीज़ जो हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये वाली रिएक्शन जो है ये वाली गलत है, हमने NCERT वाली करनी है। NCERT के अंदर ये वाली रिएक्शन है, देखो CO2 जो है जब पानी के साथ मिलता है, CO2 जब पानी के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट, और साथ में H+ एक रिलीज कर देता है, यानी एक प्रोटोन रिलीज कर देता है, राइट। सो ये चीज़ हमारे पास हो गई है, और बाकी सारी सेम की सेम चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि ये जो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है ये कौन रेगुलेट कर रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है? हमारे ब्रेन के थ्रू। मतलब हमने सारा मैकेनिज्म भी देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, अब हम देख रहे हैं हमारा ब्रेन इस रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो बेसिकली इज़ रेगुलेटेड बाय न्यूरल सिस्टम, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम है, हम कैसे रेस्पिरेशन करेंगे वो कौन रेगुलेट कर रहा है? वो हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। ये एडजस्ट करता है ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू बॉडी की डिमांड। बॉडी को O2 की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप हैवी ब्रीदिंग करते हो, जो हम रनिंग करते हैं हमें सांस चढ़ जाता है। अगर हमारी बॉडी को कम डिमांड है तो फिर हम नॉर्मल रेट पे ब्रीद करते हैं। तो ये हमारी ब्रीदिंग को एडजस्ट करती है जैसे जैसे हमारी बॉडी की डिमांड होती है। कौन हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है? हमारा न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर ना 4 चीज़ें हैं। पहला तो आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहला आपके पास क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सबसे पहले आपके पास है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कि आपका पोन्स में प्रेजेंट है,
है ना। उसके बाद आपके पास कीमो सेंसिटिव एरिया है जो कि आपका रिदम सेंटर के पास ही लोकेटेड होता है। देन हमारे पास कुछ पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने देखना है। सबसे मेन हमारे पास कौन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ऑब्वियसली हम क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, रेस्पिरेटरी रिदम, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसका नाम है, तो ऑब्वियसली वो मेन ही है ना। तो याद रखना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेन है यहाँ पर। और ये जो है मेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है। मेन सेंटर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग रिदम, यानी ये मेन सेंटर है जो कि कंट्रोल कर रहा है हमारी ब्रीदिंग रिदम को। ये मेन सेंटर है जो कि कंट्रोल कर रहा है हमारी ब्रीदिंग रिदम को, जनरेट करता है बेसिक इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन साइकिल। जो हमारी बेसिक इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन साइकिल है वो उसी को जनरेट कर रहा है कि हाँ नॉर्मल क्या है वो भी तुम्हारा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। रिपोर्ट्स में जो आ रहा है वो उसको देख के थोड़ी हमारा ब्रेन डिसाइड करता है अच्छा ऐसे सांस लेनी है। तो नॉर्मल क्या है, 500 ml अंदर 500 ml बाहर, टाइडल वॉल्यूम, वो ये डिसाइड कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि पोन्स में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, यानी कि रिदम सेंटर को मॉड्यूलेट करता है, यानी कि ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ, अगर मेरे को सांस लेने की जो चीज़ें हैं, मान सोते हो हम थोड़ी कम सांस लेते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है मेरी वो कम करता है ये, ठीक है। थोड़ी जल्दी सांस लेनी हो अगर मुझे, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी एक और हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। जब हम योगा करते हैं नॉर्मली हम जब भाग रहे हैं तो तेज़ सांस लेते हैं, तो ये वो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। और ये रेस्पिरेटरी रेट को भी कंट्रोल करता है, कितनी जल्दी सांस लेनी है, कितनी तेज़ सांस लेनी है, कितनी धीरे सांस लेनी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट करता है। इसने अपना नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इसी ने बनाई और इसने उसको बेसिकली क्या किया, मॉड्यूलेट किया। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पोन्स में प्रेजेंट है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। याद रखना है, पी फॉर पोन्स, पी फॉर न्यूमोटेक्सिक, है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका मेडुला में प्रेजेंट है क्योंकि ये मेन है ना, ये तो मेन है, एम फॉर मेन, एम फॉर मेडुला, है ना। देन कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करूं तो ये आपका रिदम सेंटर के पास ही प्रेजेंट होगा। रिदम सेंटर मेन है तो उसके साथ ही आपका कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट है जो कि केमिकल से सेंसिटिव है ना। तो ये आपका रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट है और हाईली सेंसिटिव है, किससे, CO2 और H+, क्योंकि ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है इन द कंट्रोल के अंदर। तो CO2 और H+, कौन किस पे डिपेंड करता है, CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर CO2 और H+ बढ़ती है तो ये सेंटर जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर CO2 और H+ की मात्रा बढ़ती है तो ये सेंटर आपका एक्टिवेट हो जाता है और ये सिग्नल सेंड करता है किसको, जो हमारा मेन रिदम सेंटर है उसके पास ही प्रेजेंट है। CO2 H+ मान लो बढ़ गई तो उसको रख है कि तू ध्यान दे CO2 H+ पे, जैसे ही बढ़ेगी तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया है उसके पास ही प्रेजेंट है, फटाफट से उसको सिग्नल दे देगा और उस अकॉर्डिंग से ब्रीदिंग को एडजस्ट किया जाएगा। कौन एडजस्ट करेगा, ऑब्वियसली आपका रिदम सेंटर करेगा, ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो हमारा मेन है दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है, उसने हमारे बेसिक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन साइकिल को जनरेट किया। फिर हमारे पास न्यूमोटेक्सिक सेंटर है जो कि पोन्स में प्रेजेंट है, ये उस रिदम सेंटर को मॉड्यूलेट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारी ड्यूरेशन को ऑफ द इंस्पिरेशन, है ना, डिक्रीज कर रहा है हमारी ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन को और ये रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। फिर कीमोसेंसिटिव एरिया आपका मेडुला में ही प्रेजेंट है, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही प्रेजेंट है। ये CO2 H+ से बड़ा ही सेंसिटिव है। जैसे CO2 H+ होंगे तो ये क्या होंगे, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, तो ये सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। कौन सा सेंटर, ये खुद एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा जिससे कि ब्रीदिंग को एडजस्ट कर दिया जाएगा ताकि CO2 एक्सेस निकल जाए। फिर बात करते हैं, कुछ पेरिफेरल रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एओर्टिक आर्क में प्रेजेंट है और कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पे, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्क में, कैरोटिड आर्टरी में, एओर्टिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है।
ये भी क्या कर रहे हैं, CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, और ये भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सिग्नल भेज रहे हैं फॉर करेक्शन की, ठीक करो भाई CO2 ज़्यादा हो रही है। तो CO2 के लिए हमने एक तो पेरिफेरल क्या क्या रख रखे हैं, हमने पेरिफेरल रिसेप्टर्स रख रखे हैं, पेरिफेरल रिसेप्टर्स रख रखे हैं, और हमने साथ में कीमोसेंसिटिव एरिया रख रखा है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो पोन्स में प्रेजेंट है वो तो मॉड्यूलेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका मेन है, ठीक है। तो इसका काम भी समझ में आ गया। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ऑक्सीजन का बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट होता है, बड़ा ही माइनर रोल होता है इन दी रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। CO2 और H+ ही प्राइमरी रोल प्ले करते हैं इन दी रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स आर लास्ट टॉपिक विच इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है दैट इज़ अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। अस्थमा में डिफ़िकल्टी आती है सांस लेने में, जिसकी वजह से वीजिंग होती है। और ऐसा हो क्यों रहा है, मेन रीज़न मेन क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। तो अस्थमा के केस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सब कुछ इन्फ्लेमेशन यानी इनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और वीजिंग जैसी आवाज़ें आती हैं। अस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और वीजिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है। देन बात करूं अगर मैं एम्फाइसीमा की, किसकी बात कर रही हूँ, एम्फाइसीमा की, तो ये क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो रही है। क्या हो रहा है, जो एल्वियोलर वॉल है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, देखो अब हमें पता है उसकी एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो रहा है। एल्वियोलाई का काम ही यही था ना, रेस्पिरेटरी सर्फेस को बढ़ाना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो छोटा हो रहा है, इज डिक्रीज्ड। वन ऑफ द मेजर कोज, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या किस वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइजीमा मेनली होता है। तो देखो एम्फाइजीमा में होता क्या है, एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। क्यों हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है मेनली, है ना। और ये कैसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्या सा डिसऑर्डर है, क्रोनिक, यानी कि ये हो जाए तो तकलीफ ज़्यादा है। इसमें अस्थमा इज़ मैनेजेबल, है ना, अस्थमा को मैनेज किया जा सकता है, एम्फाइजीमा को नहीं किया जा सकता। तो एम्फाइजीमा जो है वो क्रोनिक डिसऑर्डर है, मेनली स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। यहाँ पर एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो रही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो रही है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है हमें, कहाँ पे, आपको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ आती है, वीजिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है। एम्फाइजीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। देन बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्पेशली, जिनके अंदर ग्राइंडिंग या फिर स्टोन ब्रेकिंग का काम है, जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पैदा हो रही है, जो ऐसे ऐसे काम हैं, सर्टेन इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे डस्ट पैदा हो रही होती है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारा बॉडी का, ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद दिस सिचुएशन। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारी बॉडी वाला ये फुली कोप नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा डस्ट से। लॉन्ग एक्सपोजर, यानी कि हमारे को क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर मिल जाता है इतनी गंदी डस्ट का। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है वो प्रोलिफरेट करता है, बढ़ जाता है मात्रा में, जो फाइब्रस टिश्यू है वो बढ़ जाता है, एंड दस कोजिंग सीरियस लंग डैमेज। फाइब्रस टिश्यू जो है बढ़ जाता है, जिससे सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। वर्कर्स जो इस एरिया में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव मास्क को यूज़ करना चाहिए। वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क का यूज़ यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है ना।
सो ये बात याद रहेगी, जो लोग ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जो कि डस्ट इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें डस्ट रिलीज़ होती है, ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, इन सब में, तो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो फुली कोप अप नहीं कर पाता। लॉन्ग एक्सपोजर क्या हो जाता है, जब लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है इस डस्ट का, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब आपका क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रही है फाइब्रस टिश्यू की। फाइब्रस टिश्यू जो है वो प्रोलिफरेट करता है, जिससे आपका सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। सीरियस लंग डैमेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो एक बार फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा अस्थमा, जिसके अंदर हमारे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेमेशन शो करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग जैसी आवाज़ आती है। एम्फाइजीमा जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से मेनली होता है, इसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, और ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स है जो कि लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट की वजह से होते हैं, जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इससे फुली कोप नहीं कर पाता, तो लॉन्ग एक्सपोजर इस चीज़ का हमें इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा बनता है, प्रोलिफरेट करता है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को रिकमेंड किया जाता है, उनको पहनने चाहिए प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। एक बार इसकी हम समरी रीड कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सेल्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को फॉर मेटाबॉलिज्म। सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके अलॉन्ग विद सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी को तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एनिमल्स जो इवॉल्व करते हैं, एनिमल्स ने ना बड़े डिफरेंट मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया है, जिससे वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू दी सेल्स, ताकि और रिमूवल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम देयर, है ना। वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास बहुत अच्छा, जिसमें 2 लंग्स प्रेजेंट हैं जो कि एसोसिएटेड हैं पूरे एयर पैसेजेस के से, जो कि ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप हमारा रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सांस लेना, ब्रीदिंग, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन, और जो एल्वियोलर एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एल्वियोलाई को अपनी CO2 देता है, और एल्वियोलाई उसको अपना ऑक्सीजन देता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यू, यानी ऑक्सीजन और CO2 का चेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एक्सचेंज करवा रहा है, टिश्यू में करवा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में कौन आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे आया है, टिश्यू में आया है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना बाय दी सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो सब है आर दी अदर स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है उसको कैरी आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई, जिससे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स जो कि हमारे इंटरकोस्टल्स और डायफ्राम्स हैं, उनकी मदद से हम प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पायरोमीटर, से हम उसे नाप सकते हैं वॉल्यूम्स को। अगर मुझे जानना है तो एरिया ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी इसका है ना। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज एल्वियोलाई लेवल पे और टिश्यू लेवल पे डिफ्यूजन की मदद से होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का और CO2 का, यानी कि, और उनकी सॉल्युबिलिटी पे भी, वो कितने सॉल्युबल है, एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन सरफेस। हमारा रेट क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि थिन है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी, और हमारा जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और जो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट है वो भी अच्छा है। दीज फैक्टर्स इन आवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो एल्वियोलाई है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक कौन जाता है, ऑक्सीजन जाती है, और वो डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड में, एज वेल एज फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो टिश्यू में जाती हैं।
जो फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, CO2 का बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई, यानी टिश्यूज से वो पहले कहाँ पे जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड में, फिर वो डीऑक्सीजन में से कन्वर्ट कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड से वो एल्वियोलाई में जाते हैं और फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैसे होती है, मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होती है, कितनी 93% है ना, I'm so sorry 97% है ना, 97% ऐसे होती है और 3% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा होती है। और एल्वियोलाई, इन दी एल्वियोलाई वेयर PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर एंड ऑक्सीजन जो है गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन, वहाँ पे PO2 ज़्यादा होता है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से ईजिली, और फिर बाद में क्या होता है विच इज़ ईजिली डिसोसिएट हो जाती है, कहाँ पे, टिश्यूज़ में, क्योंकि टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाते हैं, वहाँ पे CO2 बाइंड कर जाती है, ठीक है, जहाँ पे PO2 कम होता है और PCO2H+ और टेम्परेचर जो है वो हाई होते हैं। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे होती है, बाइकार्बोनेट से। तो सारी की सारी CO2 नहीं बैठती हीमोग्लोबिन पे, CO2 जो है वो सिर्फ 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट बेसिकली होती है हीमोग्लोबिन से, बाकी 70% वो कैसे हो रही है, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज होता है, और जो 20 से 25% है वो हमें CO2 जो है वो बाकी की 20 से 25% हीमोग्लोबिन कैरी करवाता है, कैसे, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना के, क्या बना के, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पे PCO2 जो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बाउंड हो जाती है टू दी ब्लड, वेयर एज जो एल्वियोलाई है वहाँ पे PCO2 जो है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे PCO2 जो होता है वो कम होता है और PO2 हाई होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो मेन होता, रेस्पिरेटरी रिदम जो है उसको मेंटेन किया जाता है बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, और न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो पोन्स में प्रेजेंट है वो उसको मॉड्यूलेट करता है, और साथ में कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि अगैन आपका रेस्पिरेटरी सेंटर के पास में प्रेजेंट होता है, वो भी उसको हेल्प करता है एक्सेस CO2 को बाहर निकालने में। जब CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो उसको सिग्नल देता है और ये एक्टिवेट हो जाता है जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये भी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है। इसके अलावा हमने कुछ और भी रिसेप्टर्स पढ़े थे, जो कि हमारे पास कैसे रिसेप्टर्स थे, पेरिफेरल रिसेप्टर्स थे। कैसे रिसेप्टर्स थे, पेरिफेरल रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे। पेरिफेरल रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स, पेरिफेरल रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, जो कि एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट थे, जो कि अगैन CO2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते थे। लास्ट में हमने ये डिसऑर्डर्स पढ़े, अस्थमा, एम्फाइजीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई से हो रहा है, और आपकी एम्फाइजीमा एल्वियोलर वॉल के डैमेज से हो रहा है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में फाइब्रोसिस हो रहा है ना, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।